हाय, दिस इज सी नितिन सोनी। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इन दिस पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें मैं आपको मिलवा रहा हूं इंडिया के बेस्ट एक्सपर्ट से ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाट नॉट। अब ये समझ लीजिए कि अगर आपके दिमाग में सवाल है कि भाई मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड क्या है, कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करूं, कब शुरू करूं, कब तक करूं, ये सब सवालों के जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। देन अविनाश मलिक। अविनाश, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू नितिन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा आपसे स्ट्रेट अवे एक सवाल है, और वो सवाल ये है, आर यू फाइनेंशियली फ्री? यस। फाइनेंशियली फ्री कौन होता है? आप कब खुद को फाइनेंशियली फ्री कह सकते हो? आपको कब लगा कि यार मैं अब फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूं? आई थिंक नितिन, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि अभी इट हैज बिकम मोर लाइक ए ग्लैमर, फायर। आपने सुना होगा, राइट? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। सो वन इज दैट ग्लैमर पार्ट, बट रियलिटी इज, आई थिंक आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेट फ्री हैं, कोई लोन नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है आपके पास। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके जो इनकम है, वेदर इट इज एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, राइट? अभी हम फाइनेंशियली फ्री की अगर बात कर रहे हैं तो विल टॉक अबाउट ओनली पैसिव इनकम। तो आपकी जो पैसिव इनकम है, विच इज इधर आपको प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स आ रहे हैं, या आपके शेयर्स के डिविडेंड्स आ रहे हैं, जो भी आपकी पैसिव इनकम है जहां आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, वो इनकम इतनी सफिशिएंट है कि आपकी करंट लाइफस्टाइल और पूरी लाइफ, जो रिमेनिंग लाइफ है, इंक्लूडिंग कवरिंग द इन्फ्लेशन, वो कवर कर सके। जो आप यूज कर लोगे जब उसकी नीड आएगी जी। आप पहले तो ये सारे लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, कि आपके खर्चे, बड़े वाले खर्चे कौन से, और उसके लिए तो कॉर्पस आपको अलग से कमा के और रख देना है, और ऐसी जगह रखना है जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन कवर्स कर। तो आज वो शादी अगर 50 लाख में हो रही है और वो शादी अगर 10 साल बाद होने वाली है, तो 50 लाख में तो नहीं होगी। तो अगर आपका इन्फ्लेशन नंबर 6-7% है, तो वो कम से कम वो 7% कवर कर सके, ताकि जब वो 10 साल बाद आप शादी करो, तो अगर 75 लाख का खर्चा है, 80 लाख का खर्चा है, तो आज के जो 50 हैं वो जब तक 80 हो चुके हैं, करेक्ट, तो आपने मतलब शादी के लिए आज 50 लाख अलग रख दिए। ठीक है। तो ऐसे ही आप सारे खर्चों की लिस्ट बनाओ, उनके आगे अमाउंट लिखो, और वो पैसा अलग निकाल के आपने इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट करना है वो हम आगे बात करेंगे। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और वो सफिशिएंट होना चाहिए। आज अगर आप मेरे से पूछो, कोई अर्बन लाइफस्टाइल जी रहा है किसी मेट्रो में, उसका मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस 40-50 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आपको एक इमरजेंसी फंड भी चाहिए, राइट? जो कि आपको किसी भी कोविड टाइप सिचुएशन, या आपका ले ऑफ हो जाता है, किसी कारण से जॉब आप काम नहीं कर पाते हैं, तो एक होता है इमरजेंसी फंड, वो भी आपको बिल्ड करना है बिफोर वी इवन थिंक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। पिताजी ने समझाया था, बेटा जो कमाओ ज्यादा से ज्यादा सेव करो। कर रहा हूं ना, तो क्या मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाऊंगा अगर मैं सिर्फ सेविंग कर रहा हूं, बैंक में पैसा डालता जा रहा हूं? तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। अच्छा, राइट? हम लोग जहां हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन लैक करती है जी, दो जगह जो सबको पता है जी। चलो मैं इसको आंसर करने के पहले एक बात बताऊं। जैसे कई चीजें बहुत सिंपल है लाइफ में, पर हम कर नहीं पाते हैं। अभी जैसे हेल्थ, अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है तो 3 बेसिक चीजें क्या है? भाई एक्सरसाइज करो, हाँ, और अच्छा खाओ, हाँ, ज्यादा मत खाओ। हाँ, तो एक्सरसाइज करो, हाँ, डाइट अच्छी रखो, न्यूट्रिशन राइट ठीक रखो, और गुड रेस्ट, स्लीप। एब्सोल्युटली। और भी हम ऐड कर सकते हैं, बट ये फंडामेंटल्स हो गए आपके। बिल्कुल। अगर अब ये किसको नहीं पता है, दुनिया में किसी भी आदमी से पूछोगे, सबको पता है, मगर क्या लोग अनहेल्दी नहीं है? क्यों नहीं है लोग हेल्दी? हेल्थ इंडस्ट्री इतने बिलियंस ऑफ डॉलर बना रही है, वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये सब पता है, फिर भी लोग करते नहीं है जी। हम लोग सिंपल चीजों को करते नहीं है। हम क्या करते हैं, लोगों का जनरल बिहेवियर कैसा है कि 1 तारीख को सैलरी आई, या जो भी आपके इनफ्लो है, बिजनेस इनकम है, पहले खर्चे, 30 तारीख को जो बच गया वो सेविंग हो गई, नहीं बचा तो अगले महीने बचा लेंगे। आखिर जिंदगी भी तो जीनी है। लेकिन आई थिंक थोड़ा फिलोसॉफी ये चेंज करनी चाहिए कि पहले अगर हमारे टारगेट्स हैं सेविंग के, आगे हमें लाइफ अच्छी अगर चाहिए तो आप पहले सेव कर लो।
1 तारीख को। ओके। अब जो बच गया है उसमें आप लाइफ चलाओ उस महीने की, तो ऑटोमेटिकली जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जी वो कंट्रोल हो जाएंगे। करेक्ट। तो 10% अगर आप डे 1 से जब से भी आप चाहो सेविंग करना चालू कर दो, फिर उसको धीरे धीरे इंक्रीज करो। जो अच्छा कर रहे हैं, कमिंग फ्रॉम ए गुड बैकग्राउंड, दे शुड टारगेट 50% इन देयर अर्लियर करियर्स। नहीं तो क्या सेविंग करना सफिशिएंट नहीं है? सेविंग इसलिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि पैसा बढ़ नहीं रहा है और इन्फ्लेशन उसको खा रहा है। इन्फ्लेशन खाते जा रहा है। तो आपने जो सेव किया वो वही है, उल्टे का कम हो रहा है। अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे, पहले हम समझते हैं इन्फ्लेशन क्या है जी, जो महंगाई है जी, वो इन्फ्लेशन है, जो लोग टर्म नहीं समझते हैं। ठीक है कि हर साल हर महीने जो चीज आप पिछले साल खरीद सकते थे आज उससे महंगी है, अगले साल और महंगी होगी। तो आप आगे 15, 20, 30 साल की बात जो कर रहे हैं हम, बहुत चीजें महंगी होती जाएंगी। अपने पिछले देख लीजिए, आप जब छोटे थे या आपके पेरेंट्स क्या खर्चा करते थे, उससे जस्ट कंपेयर करिए नंबर को कि आज वो चीज कितने में मिल रही है। उससे आइडिया लग जाएगा कि अगले 20 साल में वो चीज कितने की हो जाएगी। रेस्ट ऑल जितने भी ये गोल्ड, रियल एस्टेट, सेविंग्स, एफडी या डेट इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, ये सब सिंगल डिजिट में ऑन एन एवरेज रिटर्न देते हैं। अगर आप फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन अगर देखो, ठीक है, कि 10 साल का रिटर्न, 15 साल का रिटर्न, 20 साल का रिटर्न, ये सब सिंगल डिजिट में आएगा आपका। इक्विटी इज द ओनली क्लास जो आपको डबल डिजिट में रिटर्न देगी। तो आप रियल एस्टेट को भी ऐड कर रहे हो उसमें? हाँ, रियल एस्टेट में भी अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देखोगे तो 9-10% से ज्यादा रिटर्न नहीं आता है। ओके ना आप, बट देयर कुड बी एग्जांपल्स जहां आपको दिखेगा कि कोई लैंड ली थी वो इतने गुना हो गई, कोई प्रॉपर्टी ली थी इतने गुना हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फर्स्ट सी द कंपाउंडिंग कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंड। अपना पोर्टफोलियो मिक्स इस टाइप से बनाना है कि आपका रिटर्न एटलीस्ट इन्फ्लेशन बीट करे, जो आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। मींस हमें रिटर्न डबल डिजिट में चाहिए। बॉटम लाइन ये है। ठीक है। थोड़ा इक्विटी मार्केट को समझना पड़ेगा कैसे वो फॉर्म होता है, क्योंकि हर किसी को डायरेक्ट शेयर इन्वेस्टमेंट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको वो समझना पड़ेगा कि वो स्पेस कैसे वर्क करती है। क्योंकि देयर इज ए प्राइस टू पे, दैट प्राइस इज वोलेटिलिटी, राइट। कोई भी शेयर का ऊपर नीचे जाना, कोई भी शेयर्स हैं, राइट, अल्टीमेटली इट इज लिंक्ड टू मार्केट सेंटीमेंट, आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनकी अर्निंग्स क्या हैं, ओवरऑल मैक्रो जो इकोनॉमी सिचुएशन क्या है कंट्री की, वर्ल्ड की। देयर आर मेनी फैक्टर्स, राइट। सो ये सब एक आम आदमी के लिए स्टडी करके समझ के सही डिसीजन लेना उतना आसान नहीं होता है। ओके, बट अदरवाइज फॉर ए कॉमन मैन आई थिंक इट इज बेटर टू गिव इट टू प्रोफेशनल हु कैन डू इट। दैट्स वेयर म्यूचुअल फंड्स कम इनटू पिक्चर। ये है क्या म्यूचुअल फंड? किसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड इज जस्ट ए बास्केट ऑफ शेयर्स जो एक आपका फंड मैनेजर है वो बाय कर रहा है आपके बिहाफ पे। ठीक है। अब फंड मैनेजर कौन है? ही इज ए प्रोफेशनल, जिसको ये स्पेस समझ में आती है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता है कि रिलायंस आज क्या काम करता है, उसकी आगे क्या ग्रोथ होगी, उनके बैलेंस शीट किससे दिख रही है, उनका कैश फ्लो क्या है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो ये सारे जो कंफ्यूजिंग नेम्स हैं, उसके नंबर्स हैं, ये फंड मैनेजर स्टडी करेगा। They will charge you some nominal fee, 1%, 2%, depending on fund houses and type of mutual fund you are buying. But एक प्रोफेशनल है जो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहा है। तो फॉर ए कॉमन मैन ये अच्छा होगा कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो थ्रू SIPs। अभी हम SIPs another term we'll have to understand, right? Will not jump. So basically question is कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट क्यों? व्हाई? व्हाट इज म्यूचुअल फंड? है ना। तो अब क्वेश्चन मेरा ये कि टीवी पर हम रोज देखते हैं, तेंदुलकर साहब आते हैं, धोनी जी आते हैं, कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। अब मुझे तो अभी तक ये नहीं पता था, सपोज एज अ लेमैन, कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो आपने मुझे बता दिया कि भाई म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है जिसको एक प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है ना। तो क्या म्यूचुअल फंड वाकई सही है? आप ये बता दो। उनको मैं नहीं जानता, मैं जाके नहीं पूछ सकता। हो सकता है दे आर बीइंग पेड टू से इट ऑन स्क्रीन। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, आई नो यू। अविनाश, क्या म्यूचुअल फंड सही है? इसकी फिलॉसफी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप को कंपनीज में, आप म्यूचुअल फंड मतलब आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। आपने HDFC, रिलायंस, इनके नाम लिए, सारी जो भी इंडिया की नामी कंपनीज हैं, हम उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं जी।
मतलब हम इंडिया स्टोरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया विल ग्रो, राइट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड सही है। ओके, तो इसका मतलब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, हाँ। और रिस्क न्यूट्रलाइज हो जाती है अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो। ठीक है। आपने क्या क्या देख लिया, 9/11 का अटैक देखा, आपने .com क्रैश देखा, बिल्कुल 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, करेक्ट। आई थिंक वो वंस इन 100 ईयर्स वाली इवेंट थी, करेक्ट। हमने उसके बाद कोविड देखा, करेक्ट, वो भी वंस इन 100 ईयर वाली चीज है। तो ये सब देख के भी आप अगर हिस्ट्री देख लो पिछले 20 साल की, मार्केट वहां से तो ऊपर ही है। करेक्ट। तो आपने अगर वहां इन्वेस्ट किया है 20 साल के लिए, किसी ने भी पिछले 20 सालों में, उनका तो ग्रोथ हुआ है। पैसा अलग अलग ग्रोथ फंड, वैल्यू फंड, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, वो मूव होता रहता है। अगर आपको 3 साल बाद लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर फंड किसी कारण से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस टाइम आप वो पैसे को स्विच कर सकते हैं, बट डोंट डू इट लाइक एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर। गिव सम टाइम, एटलीस्ट आई थिंक 2 to 3 years इज अ गुड टाइम। तो इसका मतलब 12% इज अ रीजनेबल रिटर्न दैट एनीबॉडी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड। आई थिंक सो। आज वो 10% सफिशिएंट है, बट 10 साल बाद वो 10% सफिशिएंट नहीं होगा। करेक्ट। क्योंकि वो 30 lakhs आज सफिशिएंट है, बट 30 lakhs विल नॉट बी सफिशिएंट आफ्टर 10 years, 20 years, 30 years। Absolutely. तो आपको जो रिटर्न आ रहा है उसका मे बी से 50% ऑफ दैट रिटर्न आप निकाल लो, बचा 50% हैज टू री इन्वेस्ट, करेक्ट, उस पे वो रिटर्न टू ग्रो दैट कॉर्पस। सो दैट जो 3 crore है आपका, वो धीरे धीरे 4 crore हो, 5 crore हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आई थिंक स्टार्ट ऑफ द करियर पीपल शुड नॉट फोकस ऑन बाइंग द हाउस। अब क्या होगा, अब अगर हम 10% रिटर्न माने, which we just saw, 10-12% is possible। 1 crore का 10% is 10 lakh। अब आपने 10-12% का रिटर्न बनाया तो ऑलमोस्ट 1 lakh rupees पर मंथ आपका पैसिव इनकम चालू हो गया फ्रॉम दैट कॉर्पस। करेक्ट। तो माय सजेशन इज कि आप अपनी मिड लाइफ 30-35 की एज में घर खरीदो, सो दैट इमोशनली यू आर सेफ कि देयर इज अ छत घर पे, बट यू आर नॉट ड्रेनिंग ऑन योर फाइनेंसेस। दिस मेक्स कंप्लीट सेंस टू मी, क्योंकि हर आदमी जो घर की ईएमआई पे कर रहा है उसके दिमाग में ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है, वो घर की जो ईएमआई है। क्योंकि हर आदमी अपनी अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो अपनी औकात से थोड़ा ज्यादा बड़ा मकान लेता है या उसमें इन्वेस्ट करता है। तो एसआईपी क्या करता है, आपको एक सिस्टम बनाता है आपके लिए कि 1 तारीख को या 5 तारीख को जो भी आपने डिसाइड किया, जैसे ही मेरी फर्स्ट को सैलरी आई या जो भी बिजनेस इनकम आई, उसमें से एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट 10,000 रुपया, 20,000 रुपया महीना, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड जो आपने डिफाइन किए हुए हैं उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है। तो कभी मार्केट ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा। ठीक बात है। तो जब नीचे है तब आप बाय कर रहे हो, हाँ, पर वो नीचे है मतलब क्या, कोई चीज सस्ती मिल रही है, सेल में मिल रहा है, हाँ, कपड़ा, हाँ, लाइक दैट। तो आपको जो यूनिट्स है म्यूचुअल फंड की वो ज्यादा मिलेंगी सेम प्राइस में। तो लमसम एंड एसआईपी, इस पर आपकी क्या राय है? लमसम को मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। एक है कि आपकी इनकम फ्लक्चुएटिंग है, मतलब बीच बीच में लमसम पैसा आता रहता है, और दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट लमसम करना है कि नहीं, राइट? तो अगर आपकी इनकम फ्लक्चुएटिंग है तो आप क्या कर सकते हो कि वो जो पैसा लमसम आ रहा है वो सबको आप पहले डेट फंड में डाल दो, राइट, विच इज लाइक इक्विवेलेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। और फिर उसमें से आप इंस्ट्रक्शंस दे दो कि यहां से अब एसआईपी जाएगी, तो आपकी एसआईपी रेगुलर चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन जो आपकी इनकम है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो आपने उसको वहां न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जब लोग डरे हैं, जो कुछ पैनिक अभी मैं देख रहा हूं, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो वक्त जब न्यूज में ये आ रहा है कि स्टॉक मार्केट धड़ाम गिरा और इन्वेस्टर्स के 5,000 करोड़ मार्केट से उड़ गए, ये न्यूज बहुत आती है। हाँ जी। आप ये कहना चाह रहे हो कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए दैट इज द राइट टाइम? एब्सोल्युटली। उस टाइम आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो। कोविड एक गोल्डन पीरियड था इन्वेस्टर्स के लिए, जब मार्केट गिरी। आप ही देखिए कोविड में क्या लेवल्स है मार्केट के और आज क्या लेवल्स है। एब्सोल्युटली। जिसने भी कोविड में अगर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है, ये रिटर्न्स नॉर्मल नहीं है। लास्ट 3-4 साल में ये नहीं है, बिल्कुल। जो रिटर्न्स देखे हैं कोविड के बाद, वो बॉटम अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो ही वाज लकी। मैंने एक्चुअली बहुत लोगों के चेहरे पर एक बहुत ही मुस्कुराहट ही क्या, मैंने खिलखिलाती हुई हंसी देखी है कोविड के टाइम पर, जो
उसको समझते थे। जो आपने इन्वेस्ट किया है अभी, उसको धीरे धीरे सिस्टमेटिकली विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो अमाउंट आप सिस्टमेटिकली विड्रॉ करो। तो अगेन वहां पे भी आप टाइमिंग नहीं कर रहे हो कि मार्केट जब हाई पे जब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, या जब मैं अपनी नीड के हिसाब से हर महीने उसमें से पैसा निकाल रहा हूँ। तो क्या मेरा जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हो रहा है। उसको जीने के लिए हमने वो 4% रूल, रिटायरमेंट रूल बनाया है। ठीक है। बट अगर आप 40 की एज में ही वो चालू कर दोगे तो आप जो लाइफ की लग्जरीज एक्चुअली एंजॉय कर सकते हो लेटर स्टेज ऑफ टाइम में, या जो तुम जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, जो आप पास ऑन कर सकते हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, यू विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी। सो यू शुड नॉट रश टू विड्रॉ। नहीं, अब आपने अगर होम लोन ले लिया है तो डोंट रश टू रीपे। आई थिंक ये एक अनदर मिथ है। हाँ, मेरा मतलब दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि जैसे कभी कभार कई सारे इन्फ्लुएंसर्स का ये सजेशन है कि अब आप क्या करो, अगर आपके पास ईएमआई से ज्यादा पैसा है ना, आप उसको अपने लोन को चुका दो। और दूसरा सेगमेंट ये भी कहता है कि ना 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 ये नहीं करना, वो जो बच रहा है पैसा उसको तू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर। आप क्या सोचते हैं? उसका रीजन बताता हूँ मैं। अगर आप ईएमआई के पीछे का मैथ समझे, राइट, उसका ये है, आप अपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाना, जाके लोन स्टेटमेंट रादर, उसमें अमोर्टाइजेशन जो होता है ईएमआई का, उसमें वो कैलकुलेशन बताएंगे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है हर मंथ का। उसका अगर आप वो ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको दिखेगा कि इनिशियल जो ईयर्स है 7 ईयर्स, अगर आपका 20 ईयर का लोन है, इनिशियल 7 ईयर्स में मैक्सिमम इंटरेस्ट आप पे करते हो। करेक्ट। और प्रिंसिपल बहुत कम पे करते हो। बिल्कुल। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप, अब भाई ये आप खास करके समझ लीजिए कि अगर आपने ले लिया है होम लोन और आपने 20 साल का लोन ले लिया है और अब आप सपोज 5-6 साल आपको चुकाते हो गए हैं, अब आपकी सैलरी वैलरी बढ़ गई है, इनकम आपकी बढ़ गई है, नाउ व्हाट ही सजेस्टिंग इज डोंट रश टू रीपे दैट लोन, टेक दैट मनी, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। नहीं, तो आपकी बात एकदम सही है। ये चीजें कॉम्प्लिकेट होते जाती हैं जितना आप डीप में जाते जाते हैं, तो चीजों को सिंपल रखें तो वो बेटर रहेगा, स्पेशली अगर आप अर्ली लर्नर है, आई वुड से, इन दिस फील्ड, राइट। धीरे धीरे, लेकिन आई थिंक एवरीबडी शुड गेट फाइनेंशियल एजुकेशन एंड स्टार्ट लर्निंग दिस वोकेबुलरीज सो दैट आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। बट जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए आई वुड से कि आप पहले, हम समझते हैं क्या क्या कैटेगरीज हैं, ट्राई टू कीप इट सिंपल एज मच एज पॉसिबल। वन कैटेगरी इज म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर आप broadly I would say debt fund and equity funds, right? Debt is more like FD, आप liquid funds वगैरह हैं जो debt instruments में आपको invest करते हैं। तो जब भी आपको पैसा पार्क करना है, जो आपका लमसम आया है, कुछ भी है, आप debt fund यूज कीजिए। जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके, अगले 1, 2, 3 साल में आपको पैसा चाहिए, वहाँ आप debt fund यूज कीजिए। इट इज इक्विवेलेंट ऑफ FD। अब हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लेंगे। इसमें यू कैन स्टार्ट विद से बैलेंस फंड, जो कि थोड़ा पैसा automatically fund manager will take a decision on splitting between debt and equity, right? So that could be your starting point. Or you start with say large cap funds, right, which will invest in bigger companies, right, जो इंडिया की नामी टॉप कंपनीज हैं 50-100, उनमें इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो लार्ज कैप फंड। मिड कैप थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, वो मीडियम साइज कंपनीज हैं। स्मॉल कैप है और रिस्की है, वो छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। 80% इज ऑल माइंडसेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, वो सब हमें मनी के साथ जो रिलेशनशिप है, जो हमने बचपन से वैल्यू सिस्टम्स, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखे अपने घर में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने एनवायरनमेंट में, वो सब आपको इम्पैक्ट करता है। यू कैन थिंक अबाउट गोइंग टू फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। अब स्टार्ट कैसे करें, राइट। स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक बहुत सिंपल मैं आपको फ्रेमवर्क बता देता हूँ, right? And obviously people can have different frameworks. Somebody who is starting off, maybe say जिसको SIP करनी है, हम एक youngsters who is just starting off, right? उसका example ले रहे हैं, SIP करनी है, तो आप amount जो भी है आपका, उसको maybe से 4 या 5 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दिए, okay? Right? जैसे मान लो आपको 10,000 की SIP करनी है, तो हम कहेंगे कि हम 4 या 5 पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। आई थिंक आई एम श्योर पीपल विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस डिस्कशन एंड वी कैन डेफिनेटली हैव follow up discussions to do more. Absolutely. If there are questions from people, but I think it was lovely talking to you.
थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर नोट्स बनाए हैं तो उन्हें रेफर जरूर करना, इस एजुकेशन को इंप्लीमेंट करना, शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू पॉसिबली कैन, बिकॉज ये डिस्कशन इंडिया के घर घर में नहीं हो रहा है।